हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लिथुआनिया कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सर क्रीक को लेकर के, तो सर क्रीक को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडस रिवर का जो डेल्टा रीजन है वहां पर एक टाइडल एस्चुरी के रूप में इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर सर क्रीक लोकेटेड है। ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पर अगर आपको ग्रीन और रेड जो डॉट लाइन है वो शो हो रही हैं, तो जो ग्रीन लाइन है वहां तक पाकिस्तान अपना क्लेम करता है इस रीजन पर, और जो रेड डॉट लाइन आपको शो हो रही है वहां तक इंडिया यहाँ इस रीजन पर अपना क्लेम करता है। कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, जिसमें एक पॉइंट ये बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशिंग रिसोर्सेज है जिसकी वजह से भी ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है। और सेकेंड रीजन है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऑयल और गैस के यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड बना हुआ है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डील हुई और इस डील में यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से बोला जा रहा है। अब इसमें कुछ होप रखी जा रही है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो किन पॉइंट्स के ऊपर चेंजेस हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया है कि आने वाले 5 साल में दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है, जो बाइलेटरल ट्रेड जो है वो डबल हो जाएगा। $50 बिलियन तक का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि दोनों कंट्रीज में पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद में। इसके अलावा हमारे इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये भी एक्सपेक्टेशन की है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो एडिशनल जॉब, मतलब हमारी कंट्री में एडिशनल 10 लाख जॉब जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा अदर एरियाज़ में यहाँ पर साइन किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो लेबर इंटेंसिव इंडियन सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फूड एंड फार्म प्रोड्यूस एंड ऑटोमोबाइल्स टू बेनिफिट, इन सभी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कोल, मिनरल ओर्स एंड वाइन्स जो है उनकी ईजिली इंडिया में एंट्री डिसाइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज को अलग अलग एरियाज में, जो एरिया वहां पर रिच तरीके से एस्टेब्लिश करता है उस एरिया में वर्क करने के लिए दोनों ही कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उनको और ज़्यादा मार्केट की अवेलेबिलिटी होगी। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए 2 से 4 साल तक का वीज़ा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन फर्म्स जैसे कि बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करें तो और भी ऐसे एरिया हैं जैसे जेनेरिक, बायोसिमिलर मेडिसिन, पेटेंटेड, इन सभी के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया जाएगा दोनों कंट्री के द्वारा। तो ये कुछ बेनिफिट होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में योगा टीचर्स, इंडियन सेफ जो हैं, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया, काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है वो और ज़्यादा वास्टअप होगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। वैसे तो आने वाले 5 ईयर्स में यही पता चलेगा कि किन किन एरियाज़ में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है या किन किन एरियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक होप, एक एक्सपेक्टेशन व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो डिस्कशन हुआ है उस टाइम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है जब यहाँ पर ये इकोनॉमिक पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है न्यू दिल्ली और कैनबरा के लिए, जब बीजिंग के साथ में कुछ यहाँ पर टेंशन देखने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि इंडिया के साथ में जो भी हमारा डिस्प्यूटेड रीजन है उसको हम डायलॉग के थ्रू एक पीसफुल तरीके से उसको सेटल करना चाहते हैं।
उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया का अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ में भी डिस्प्यूटेड है और जो चाइना है उसके साथ में भी डिस्प्यूटेड कुछ एरियाज़ में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सभी को पता है कि लद्दाख यूटी वाले रीजन में हम रेगुलर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लैश हमने देखा 2020 में। उसके बाद में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर वैसे चल रहा है, लेकिन कुछ किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अभी जो क्लियर सिग्नल आना चाहिए कि इन पॉइंट्स को लेकर के सॉल्यूशन आ चुका है, ऐसा कोई भी क्लियर सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान चाहते हैं कि डायलॉग के थ्रू जो भी डिस्प्यूटेड रीजन है उन सभी को हम सोल्व करें। यहाँ पर मिस्टर बाजवा ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इमोशनल या फिर जो हमारी कुछ अदर फीलिंग्स है उनको हमें थोड़ा कम करना है, उनको बढ़ाने के बजाय हमें काम इस टाइम ये करना है कि इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना वाले रीजन में अगर हमें बहुत ज़्यादा पीस लानी है, स्टेबिलिटी लानी है या प्रोस्पेरिटी लेकर के आनी है, इस रीजन में जो 3 बिलियन पीपल रहते हैं उन सभी की हिस्ट्री को अगर हमें चेंज करना है तो हमें हमारी इमोशनल फीलिंग को कंट्रोल करना होगा और डिस्कशन के थ्रू जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना होगा। जिसमें उन्होंने कश्मीर डिस्प्यूट की भी बात रखी है कि हमारा ये जो आउटस्टैंडिंग इशू है इसको भी हम रिजोल्व करना चाहते हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू, ताकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनके हम एक बेटर फ्यूचर के लिए वर्क कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर सेम इशू देखने को मिला जैसा लास्ट दिसंबर 2021 में देखने को मिला था नागालैंड वाले स्टेट में। वहाँ पर फिर से अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर सोल्जर्स के द्वारा 2 सिविलियंस को वहाँ पर अटैक किया जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में का जो तिराप डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2 सिविलियंस इंजर्ड हो गए। आर्मी ने उनको एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट के रूप में माना और जब ये अटैक होता है, ये जो क्लैश होता है, उसके बाद में उन सिविलियंस के ऊपर जब ये गोली चलाई जाती है, इसी तरीके का इशू जो है वो नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर हुआ था। तब वहाँ पर 14 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके का जो इशू है वो हम रेगुलर वहाँ पर अगर हम देखें, यही मेन रीज़न है कि वहाँ पर जो अपशा रूल को एलिमिनेट करने की रेगुलर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और अभी हमने कल ही डिस्कस किया कि कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ माइनर बेसिस पर, मतलब कुछ एरिया में जो अपसा रूल है उसको रिमूव कर दिया गया है। हालांकि जो कमिटीज़ है उनकी रिकमेंडेशन इसलिए करी गई थी, कमेटी को इसलिए सेटअप किया गया था कि वहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको देखा जाए और अपसा को किस तरीके से रिमूव करना है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंप्लीटली उसको रिमूव कीजिए और इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में उनको भी उनकी इंडिपेंडेंस जो है, उनकी फ्रीडम जो है वो सिक्योर करने दीजिए। लेकिन वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो अपसा रूल है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर आर्मी को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है ताकि वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी लाई जा सके अपसा रूल के अंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट का पता लगाया है। उन्होंने ये बोला है कि यूके में XE रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला है। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है कि जब कोई पर्सन 2 से 1 से ज़्यादा वेरिएंट से जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये नया वेरिएंट जो है वो सामने आता है। ओके, अभी इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है कि कितने जा केसेज हैं, कैसे ये अपना जो ट्रांसमिशन है वो कर रहा है। इसको लेकर के जो भी फाइंडिंग्स है वो सामने आने वाली है। आपका क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कब एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और इससे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब कुछ आपको बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इस WHO का, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे इंडिया का जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर हमें कंगारू मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले तो कंगारू का एक कैरेकस मिलता है, उसके बाद में जब यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल इन्फेंट कंगारू जो हैं वो वहाँ पर मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरीके से ये जो कंगारू हैं, क्योंकि एशिया में एक नेटिव तरीके से जो कंगारू हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो इंडिया में कैसे आए इसके बारे में पता लगाना, इसके बारे में जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो चल रहा है कि किस तरीके से उनको इंडिया में लाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखो, कल हमने ये डिस्कस किया था कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने जो CBI है, CBI
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा सीजीआई ने ये भी सजेशन दिया था कि हमारे यहाँ पर एक अम्ब्रेला इस तरीके की वर्किंग फोर्स होनी चाहिए जिसके अंडर सीबीआई, ईडी और भी हमारी जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो उसके अंडर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में वर्क कर सके, मतलब किसी भी पॉलिटिक्स से वो अफेक्ट ना हो और उनका जो वर्क है वो इंडिपेंडेंस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जब सीजीआई ने ये स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनको एक तरीके से पनिश करने की जरूरत है, ये बात बोली है अपोजिशन पार्टी ने। हालांकि हमारे लॉ मिनिस्टर मिस्टर रिजिजू उन्होंने ये बात बोली है कि पीपल, जुडिशरी, गवर्नमेंट हैव फेथ इन सीबीआई, कि सीबीआई में हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जुडिशरी जो है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई में फेथ रखती है और हम मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर ईडी को लेकर के भी बात रखी हुई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के भी। तो दोनों से रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स बात करेंगे कि जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी अदर एग्जाम जहां पर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ईडी की अगर हम बात करें तो अगर हम बात इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए ईडी जो है वो एजेंसी वर्क करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में वर्क करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये काम करती है। सबसे पहले 1956 में इसको बनाया गया था इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर वर्क करती थी, लेकिन 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नेम से इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सीबीआई की। सीबीआई जो है वो ना तो एक स्टेचुरी बॉडी है और ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीबीआई डायरेक्टली डीपीएससी, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 का, उससे डायरेक्टली अपनी पावर को गेन करती है। वैसे सीबीआई को 1941 में बना दिया गया था और तब इसको काम ये रखा गया था कि जो भी उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो भी ब्राइबरी देखने को मिल रही है, जो भी करप्शन देखने को मिल रहा है, उन सभी की जांच करने के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद में इसके जो भी एरियाज हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया और इंडिपेंडेंस के बाद में 1963 में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसके जो भी एरियाज है इसका नेम चेंज कर दिया गया और उसके जो एरियाज हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया। इसका जो डायरेक्टर है उसको लेकर के जो लोकपाल एक्ट 2013 जो आया उसमें इसके डायरेक्टर की किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी उस तरीके का उसका जो प्रोसीजर है उसको भी चेंज कर दिया गया था। तो डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को कौन कौन मिलकर के कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन के बेसिस पर सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी सीबीआई और ईडी दोनों जो ऑफिसेज हैं वो न्यूज़ में रही, उसका मेजर रीजन ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने इनके डायरेक्टर का जो टर्म होता है 2 साल उसको एक्सटेंड करके 5 साल करने का यहाँ पर डिसाइड किया था, जिसकी वजह से भी ये न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेपाल के पीएम इंडिया की विजिट पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई कि काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाले 105वीं कंट्री के रूप में अपने आप को रजिस्टर किया है। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, फिर बात करेंगे काला पानी वाटर डिस्प्यूट की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्री कंप्लीटली और पार्शियली रूपे बेसिस है उन्होंने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने की बात की थी। इंडिया ने सबसे पहले ये जो टर्म है उसको इनिशिएट किया था और उन्होंने इंडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन कंट्रीज़ को सनसाइन कंट्रीज़ के रूप में एस्टेब्लिश किया था। सनसाइन कंट्री मतलब आप सभी को पता है कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कभी ना कभी पूरे ईयर में कभी ना कभी डायरेक्टली अपनी सन रेज डालता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में जो सन रेज है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो ऑब्टेन करने की यहाँ पर स्ट्रेंथ है। इसी के बेसिस पर ये बोला गया कि हम फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट करें और जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये जो सनसाइन कंट्रीज़ है,
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्री सिचुएटेड हैं वो मिल करके अपने यहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को जनरेट करें और फॉसिल फ्यूल्स को एनिमिलेट करें। हालांकि वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सिचुएटेड नहीं है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स। उनके पास में उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं, ओके, लेकिन वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ओके। तो 2015 में जब पेरिस समिट हुई थी तब भी इसके लेकर के ये जो अलायंस है उसको लेकर के एक बेसिस रखा गया था, और उसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ओके। और अभी जो नेपाल कंट्री जो है वो 105वें नंबर का कंट्री बन गया है जिसने इसको ज्वाइन किया है। अब बात आती है कालापानी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के। कालापानी वाटर डिस्प्यूट है क्या? अगर हम बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर एरियाज है उसको एक तरीके से मार्किंग की जाती है काली रिवर। यहाँ पर काली रिवर फ्लो होती है। जो काली रिवर है इसका एक अदर नेम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर जो काली रिवर फ्लो हो रही है इससे डिमार्केशन किया जाता है कि ये इंडिया का एरिया है और ये नेपाल का एरिया है। लेकिन यहाँ पर जो काली रिवर जो ओरिजिन होता है उसका बोलते हैं कि यहाँ से जो पिथौरागढ़ वाला जो रीजन है, सॉरी लिम्पियाडोरा वाला जो रीजन है, यहाँ से इसकी जो भी इम्पोर्टेंट अदर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन इस एरिया से होता है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो जो मेन काली रिवर है उसको मानता है कि यहाँ से जो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर अलग अलग है। लेकिन जो नेपाल है उसने क्लेम किया है कि जहाँ से काली रिवर की और अदर ट्रिब्यूटरीज और जो मेन उसका ओरिजिन होता है उस एरिया से हम मानते हैं कि जो काली रिवर का ये वाला जो पार्ट है वो हमारे अंडर आता है, क्योंकि यहाँ से तो मेन काली रिवर फ्लो होती है लेकिन ओरिजिन जो है उसका वहाँ से इस एरिया से मानते हैं, जिसकी वजह से नेपाल जो है इस एरिया को लेकर के क्लेम करता है। हालांकि पहले इंडिया और जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर था तब भी सिगोली ट्रीटी एक साइन हुई थी जिसमें इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है उसको डिसाइड किया गया था। लेकिन अब नेपाल जो है 1997 के बाद में इस एरिया को लेकर के क्लेम करता है कि ये एरिया हमारे अंडर आता है। ये लिपू लेक वाला पार्ट है। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लेश हुआ तब इस एरिया को हमने बंद कर दिया था। एक ट्रेड यूनिट के रूप में इसको यूज़ किया जाता था इस पास को, लेकिन बाद में जब इसको दोबारा से ओपन किया गया तब जाकर के नेपाल ने इस एरिया को दोबारा से अपने अंडर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, ओके। मतलब रिवर को एक एस्टेब्लिशमेंट माना गया, लेकिन रिवर का जो मेन ओरिजिन है उसको लेकर के नेपाल क्लेम करता है कि यहाँ से ये जो एरिया है वो हमारे अंडर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रशिया के साथ में जो हमारे रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ डिफेंस सिस्टम, न्यू मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आने वाले टाइम में इंडिया में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ओके। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर रशिया से इंडिया के में ये जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनको भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी आप सभी को पता है कि डिफेंस मिनिस्टर रशिया के हमारे इंडिया की विजिट पर थे, वो बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। अब सभी को पता है कोविड की सेकेंड वेव में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्फन स्टेज में आ गए, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो उनके पेरेंट्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था तो उसको लेकर के अब NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाली है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये डायरेक्शन दी जाए कि जो भी बैंक के साथ में इशू हैं ऐसे चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स जिन्होंने लोन ले रखा था और उनकी डेथ हो गई है तो उसको लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जैसे होम लोन ले रखा था तो होम को लेकर के क्लेम कर रहे हैं बैंक कि उसको कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं उनकी एक फ्यूचर के लिए या फिर इन केसेस को काफ़ी सेंसिटिव मोड पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसको लेकर के रिक्वेस्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको लेकर के वो अपनी कोई डायरेक्शन दे। यहाँ पर कैग ने अपनी रिपोर्ट रखी है कि बंगाल जो है वो काफ़ी फ्लडिंग वाला एरिया है, तो इसमें फ्लड को मैनेजमेंट करने के लिए जो भी यहाँ पर एक तरीके से फंड दिया गया था उसको कम्प्लीटली उसका यूज़ नहीं किया गया है। प्लानिंग मॉनिटरिंग के लिए जो फंड दिए गए थे उनका कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कैग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 जो है उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो टर्म होती है वो 6 साल या फिर 65 साल एज, या तो 65 साल एज हो जाए या फिर 6 साल की टर्म हो जाए। इसमें जो भी कंप्लीट पहले होता है उसी के बेसिस पर इसकी टर्म लेंथ डिसाइड की जाती है। ओके, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 से 151 तक जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, उसकी सर्विस की जो कंडीशंस हैं, उन सभी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल में बताया गया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे कैग कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो श्रीलंका में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हमारा जो FAQ पेज है वहाँ पर भी इसको लेकर के डिस्कस किया गया है, वहाँ पर हम इस इशू को अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, चाइना ने रशिया को लेकर के जो सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है उसमें अपनी तरफ से एक मना किया है कि किसी भी कंट्री को आप सैंक्शंस लगा करके उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर उन्होंने ये भी बात बोली है कि हमारा जो ट्रेड है वो रेगुलर नॉर्मल स्टेज पे बना रहेगा। यहाँ पर उन्होंने म्यांमार को लेकर के चाइना ने बात रखी है कि म्यांमार में हमें पता है कि आर्मी का रूल है, लेकिन हम हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनको सपोर्ट करेंगे। चाइना ने अफगानिस्तान को लेकर के भी यही सेम स्टेटमेंट दिया। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा म्यांमार को लेकर के भी उन्होंने ये बात बोला कि म्यांमार को सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बात रखी कि रशिया को लेकर के भी वो एक तरीके से सपोर्ट वाला नेचर रखेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां देखिए FAQ पेज पर, पेज नंबर 12 पर। देखो आज साइंस पेज पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, जो भी रिसर्च है उनको लेकर के एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक तो मास्क के बारे में बताया गया है कि मास्क को बहुत टाइम से पहले ही यहाँ पर हटा दिया गया। जो लोग हैं उनको कंसर्न के बेसिस पर इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से वैक्सीन की जो इम्यूनिटी पावर जो है वो कब तक बनी हुई है इसको लेकर के यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। तो कुछ जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर मुद्दे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, FAQ पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो न्यू क्रिमिनल बिल को लेकर के है। न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। अब इसमें किस तरीके से इसको अडोप्ट किया जाता है या फिर इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो इसमें किन किन पॉइंट्स को रखा गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा ने क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 लोकसभा में प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने का कारण ये था और इसमें ये बोला गया है कि अगर ये पास हो जाता है तो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज़ को ये पावर हो जाएगी कि वो जो भी यहाँ पर देखिए कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन जो भी हैं उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कि उनके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल जिसमें रेटिना और आइरिस को भी स्कैन किया जाएगा, इन सभी को कलेक्ट करना, स्टोर करना और एनालाइज करने की जो पावर है वो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास में आ जाएगी। हालांकि इसको लेकर के एक तरीके से अपोज किया जा रहा है कि इस बिल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखी गई हैं और पॉपुलेशन की जो प्राइवेसी है उसके ऊपर अटैक किया गया है। अब इसको लेजिस्लेशन क्यों किया गया इसके बारे में कुछ बातें बताई जाएं तो 1920s का पहले हमारे यहाँ पर एक्ट जो है वो काम करता है। 100 ईयर्स पुराना हो गया है, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी और उस चेंजेस के बेसिस पर ये जो नया बिल है उसको रखा गया है। पहले जो एक्ट था उसमें फिंगर इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्सन ऑन द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता तभी जाकर के नॉन कन्विक्टेड पर्सन और जो अरेस्टेड पर्सन है या फिर सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड इनके लेकर के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए था, तभी जाकर के उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है उनको कलेक्ट किया जाता था। लेकिन 2022 का जो बिल है इसमें मेजरमेंट की जो टेक्निक है इसमें बताया गया है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की मेजरमेंट की टेक्निक को फॉलो किया जाता है। और 1920 का जो एक्ट है वो इस तरीके की मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट जो टेक्निक है वो प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए हमें नया एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर क्या क्या मेजर चेंजेस होंगे तो सबसे पहले तो बताया गया है मेजरमेंट को लेकर के, जिसमें सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल और उनके एनालिसिस किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि इस बिल में कुछ ऐसे लूप होल्स रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सेट्रा ये जो टर्म है
वो यूज़ किया गया है। अब इस एक्सेट्रा को लेकर के कोई भी यहाँ पर क्लियरली डिटेल्ड डिस्कशन नहीं किया गया है, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जो भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर इन सारी चीज़ों को यूज कर सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एनसीआरबी जो है वो यहाँ पर इन डाटाज को 75 ईयर्स तक प्रिजर्व करेगा, स्टोर करेगा और कलेक्ट करेगा अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो एनसीआरबी की अगर हम बात करें तो एनसीआरबी इन डाटा को किस तरीके से शेयर करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ में, इसको लेकर के भी कोई क्लियर बात नहीं बोली गई है। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट आता है और एनसीआरबी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक फेडरलिज्म को लेकर के यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है कि फेडरलिज्म के बेसिस पर यहाँ पर क्लैश देखने को मिले। तीसरा पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी पर्सन को लेकर के डायरेक्शन दे सकता है कि इसकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो ली जाएं और इनको फिर किस तरीके से रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि पहले ये बोला जाता कि जो पर्सन हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उन्हीं से रिलेटेड इन डाटाज को क्या किया जाएगा, एक तरीके से स्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हेड कांस्टेबल से रैंक के ऊपर के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी प्रिजन ऑफिसर्स हैं या फिर पुलिस में जो भी हैं, वो किसी भी पर्सन को लेकर के रजिस्ट कर सकते हैं और रिफ्यूज़ किया जा सकता है एक तरीके से कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो लेनी है। लेकिन उनको लेकर के वो पर्सन कैसे रिफ्यूज़ करेगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर कोई भी बात नहीं रखी गई। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के क्या है, इशू है। इसको लेकर के ये भी बोला गया है कि एक्सपर्ट कमेटीज़ को इस बिल को भेजा जाना चाहिए, फिर वो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दे उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। इस बिल में ये बोला गया है कि क्या चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि अदर पर्सन्स, जो बिल है वो मतलब ये बोला गया है कि जो पर्सन जो डिटेन्ड है एंटी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। और इसमें जो अदर पर्सन जो टर्म है उसको लेकर के डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो इसके बेसिस पर ये जो ऐसे एक्सट्रीम जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इनका गलत तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस मेंबर ने ये बोला कि आर्टिकल 20 जो है फंडामेंटल राइट है और हमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसके अंडर हमें ये डिक्लेयर करता है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो अपने खिलाफ में ही कुछ जो प्रूफ है वो उससे एक तरीके से प्रेशर के बेसिस पर उससे प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते हैं। मतलब खुद के खिलाफ में ही वो खुद को विटनेस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आप कंपेल नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसके जो भी डाटाज हैं उनको कलेक्ट कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी, तो ये जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। हालांकि ये बोला गया है कि कर्नाटका असेंबली में सेम इसी तरीके का जो बिल है वो 2021 में पास किया गया, जिसमें 1920 का जो एक्ट है उसको चेंज करने की बात की गई। अभी इसमें गवर्नर की जो अप्रूवल है वो नहीं मिली है, जिसमें डीएनए, वॉइस, आइरिस स्कैन इन सभी को भी कलेक्ट किया जाएगा, ये कर्नाटका असेंबली के बिल में बोला गया है। और तमिलनाडु में तो 2010 में ही इस तरीके का बिल पास किया गया था और इसको रेगुलर उसके अंडर जो भी जैसे कि ब्लड सैंपल्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट भी की जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर श्रीलंका में जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि क्यों स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पर डिक्लेयर की गई। यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो 2019 में ईस्टर संडे को जो बॉम्बिंग्स हुई थी और इसके बाद में 2020 में कोविड, इसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब इकोनॉमी जो है वो कुछ वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही जिसके बेसिस पर भी इफेक्ट हुई। जैसे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसी अपनी पॉलिसी को फॉलो किया, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो उन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर पॉलिसी में ऑर्गेनिक ओनली के ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से जो इस साल जो उनका हार्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा कम रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रेन्स को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसके अलावा डेब्ट रिटर्न इकोनॉमी में भी जो पेंडेमिक है वो और ज़्यादा, मतलब पहले उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो स्लो डाउन हुआ, फिर उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कर्ज लिया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से शैकल हो गई। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कंट्री है उसमें इकोनॉमी के बेसिस पर अगर हम देखें तो ग्रोथ तो कम है और जो स्लो डाउन है वो ज़्यादा है, और जो इंपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो हम कम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और यही रीज़न रहा है कि ये डिजास्टर देखने को वहाँ पर मिल रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया और इंडिया के बीच में जो डील्स है उसको लेकर के। ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि देखो फ्यूल और डिफेंस को लेकर के अगर हम बात करें तो रशिया और इंडिया में डिस्कशन से पहले, अभी डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर रहे रशिया के, उससे पहले अदर कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज वो इंडिया की विजिट पर रहे और उन्होंने एक तरीके से इंडिया को लेकर के बात रखी कि आप अपने पॉइंट्स को लेकर के क्लियर रहिए और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसमें आप भी सपोर्ट कीजिए। लेकिन इंडिया ने अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको यहाँ पर फ्लोरिश करने की बात की है और वहाँ पर जो भी हमें एक अंडररेटेड जो ऑयल है इंपोर्ट होने की बात रखी जा रही है उसको इंडिया ने इंपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा और भी हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको रेगुलर करने की बात की जा रही है। अब इसमें जो पेमेंट सिस्टम है उसमें रूबेल रुपीज सिस्टम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पहली बार हम रूबेल रुपीज सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। 2018 में जब काटसा एक्ट लाया गया था यूएस में और इसके बेसिस पर ये बोला गया था कि जो भी हमारे राइवलरीज हैं वहाँ से अगर कोई भी कंट्रीज वहाँ से रिलेशन मेंटेन रखेगा तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं काटसा एक्ट के अंडर। तब भी इंडिया ने वहाँ से रशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए रूबेल रुपीज पेमेंट सिस्टम के ऊपर फोकस करने की बात की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिम्स्टेक को लेकर के। आप सभी को पता है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को अभी जून 2022 में 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5th नंबर की यहाँ पर मीटिंग हुई। श्रीलंका जो कंट्री है उन्होंने होस्ट किया इस मीटिंग को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बात बोली गई है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन की 2014 से अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से हम पास करके इस एरिया में साउथ एशिया वाले रीजन में एक डेवलपमेंट हो और इस यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं रीजनल एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन बेहतरीन हो, इसके लिए बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर, ये जो मीटिंग हुई इसमें बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसको अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं। यहाँ पर बोला गया कि मलक्का जो स्टेट है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है इस एरिया को, जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात की गई कि रोहिंग्यास क्राइसिस है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल क्राइसिस है उसके बेसिस उनके ऊपर उठ करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट हुई। इसके अलावा म्यांमार में आप सभी को पता है आर्मी रूल है, लेकिन वहाँ के जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनके ऊपर फोकस ना करके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एरिया का उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो सकता है। यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की गई है कि हर एरिया में, रोड एरिया, सी एरिया, लैंड एरिया, हर एरिया में जो कनेक्टिविटी है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि BBIN जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको अदर कंट्रीज तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। ओके, तो ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो यहाँ पर इशू हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।